बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो डार्विनिज्म हमने स्टार्ट की थी कि एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन डार्विनिज्म को कैसे सपोर्ट करती हैं। जो हम काफ़ी सारे फील्ड्स हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, बायोजियोग्राफी से, इसी तरह फॉसिल रिकॉर्ड से, एनाटॉमी से, एम्ब्रियोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, वो सारी की सारी एविडेंसेस सपोर्ट करती हैं डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, कि जो आने वाली जनरेशन है वही मॉडिफाई होके एक नई स्पीशी बना देती। दूसरी जो हमने डार्विनिज्म में पॉइंट डिस्कस किया था वो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करती है, इसके 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि कोई भी स्पीशी है, सबसे पहले वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी, फिर नेचर उसमें से सिलेक्ट करेगी, तो जो बेस्ट को सिलेक्ट करेगी। और इस तरह जो सिलेक्शन के ज़रिए से भी बाज़ दफ़ा चेंजेस जो नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म के लिए है, वही चेंजेस आगे ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके नई स्पीशी में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, अब नेचुरल सिलेक्शन की एविडेंस जो डार्विन ने इकट्ठी की वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से की। पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को मुंतखब करना, यानी अगर किसी करेक्टर को नेचर सेलेक्ट करे तो ये नेचुरल सिलेक्शन है, अगर किसी करेक्टर को इंसान सेलेक्ट करे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। तो बात पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। तो नेचुरल सिलेक्शन हमेशा होती है इन्वायरमेंट और एक पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट करेक्टर हैं जो उनके जीन्स की वजह से हैं, यानी आप कह सकते हैं एक पॉपुलेशन के काफी सारे मेंबर हैं और उन मेंबर के अंदर वेरिएशंस हैं करेक्टर्स की। सपोज मैं कहता हूं कि ये A1 A2 A3 A4 है, तो ये सारे के सारे जेनेटिकली डिफरेंट हैं, तो इस वजह से इनके करेक्टर भी क्या है, डिफरेंट है। अब इन्वायरमेंट को या नेचर को जो करेक्टर अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट कर लेगी, यानी जो ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मेकअप, जिसकी करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म को, जिसकी करेक्टरिस्टिक नेचर को बेस्ट सूट करेंगी वो सिलेक्ट कर लेगी, बाकियों को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो नेचुरल सिलेक्शन इन्वायरमेंट के लिहाज से ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक को सिलेक्ट करती है। लफ्ज़ी मतलब ये है कि नेचुरल सिलेक्शन अकर थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड वेरिएशन जो जेनेटिक मेकअप के अंदर है पॉपुलेशन के मेंबर्स के अंदर, तो उन वेरिएशन में से जो बेस्ट वैरायटी है, वो इन्वायरमेंट के लिहाज से नेचर क्या करती है, सिलेक्ट करती है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल डार्विन ने दी वो कहते हैं जिस तरह हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी सारे करेक्टर्स हैं, अब हमारी जरूरत, हम उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे जिसकी करेक्टरिस्टिक अच्छी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुर्गी है, एक मुर्गी की वो टाइप्स है जो जिसमें गोश्त अच्छा है, एक मुर्गी की वो टाइप है जो अंडे ज्यादा देती है, एक मुर्गी की वो टाइप है जिसमें गोश्त भी अच्छा है और अंडे भी ज्यादा है, और एक बीमार मुर्गी है, ना इसमें सही तरह गोश्त है ना अंडे है। अब चारों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपसे कहा जाए कि इन चारों में से आपने एक मुर्गी को सिलेक्ट करना है तो फौरन आप बेनिफिट्स देख के इस मुर्गी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें गोश्त भी ज्यादा है और अंडे भी ज्यादा है। तो जिस तरह हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को खुराक की बुनियाद पे उनके सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया, उन करेक्टर को सिलेक्ट किया जो हमारे फायदे के लिए थे, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो डार्विन फाउंड एविडेंस इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो उसने आर्टिफिशियल सिलेक्शन में अपनी आप अपनी जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है उसको प्रूव करने की कोशिश। उसने कहा कि जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट है और एनिमल्स हैं, यानी जो ऐसे प्लांट, जो ऐसे एनिमल जो इंसान अपने फायदे के लिए, जैसे गंदम का प्लांट, इसी तरह मकई का प्लांट, ये इंसान अपनी फूड के लिए ग्रो करवाते हैं और उसमें जो पाई जाने वाली जड़ी बूटियां हैं जो इंसान के लिए फायदेमंद नहीं है उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो एनिमल हो या प्लांट हो, जो इंसान के फायदे के लिए है, इंसान सिर्फ उन स्पीशी को ब्रीड करता है, उन्हीं के अंदर नई वैरायटी लाने की कोशिश करता है। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि प्लांट एनिमल्स जिनके पास सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो तो इंसान उनकी ब्रीडिंग को ज्यादा करवाएगा, और जिसके पास डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ना हो उनकी ब्रीडिंग को वो कम करवाएगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनिज्म जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक रखते होंगे वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे, और वो ऑर्गेनिज्म जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखते वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ चेंजेस आ रही हैं, डिजायर वाले करेक्टर वो ज्यादा हो रहे हैं और जो डिजायरेबल नहीं है वो कम हो रहे हैं। जैसे पहले मैं कहता कि ये 3 किस्म की ऑर्गेनिज्म थे,
अब ये 3 किस्म के ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे और ये ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो इंसान ने क्या किया है कि अपने फायदे के लिए ऑर्गेनिज्म को बदला भी है। कैसे कि सपोज मैं कहता हूं कि एक स्पीशी है, उसके पास एक कैरेक्टर है, इसी से हम बात ले लेते हैं कि एक स्पीशी है मुर्गी की, उसका गोश्त अच्छा है, एक स्पीशी है उसके अंडे अच्छे हैं। इंसान ने क्या किया, इन दोनों की ब्रीडिंग करवा के ऐसी स्पीशी ले आया है जिसके गोश्त भी है, जिसके अंडे भी। अब ये जो स्पीशी दोनों से मुख्तलिफ है, ये दोनों से क्या है, मुख्तलिफ है। तो इंसान ने अपने फायदे के लिए ऑर्गेनिज्म को बदला भी है। अगर देखा जाए जैसे एक ब्रायलर मुर्गी, एक देसी मुर्गी है। अब ब्रायलर मुर्गी बहुत जल्दी गोश्त तैयार कर देती है, 40 दिन के अंदर मुर्गी तैयार हो जाती है। और जो देसी मुर्गी है वो आप कह सकते हैं हो सकता है साल लगा दे अंडे गोश्त तैयार करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि दोनों के कैरेक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। जो ब्रायलर मुर्गी है वो थोड़े से दूर भी नहीं भाग सकती, लेकिन उससे फूड हमें जल्दी मिल रहा है। चूंकि उससे हमें फूड जल्दी मिल रहा था, तो इसकी जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका दौड़ना, उसका आप कह सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे फिरना टूरना, तो वो सारी की सारी चीजें हमें रिक्वायर नहीं थी, हमें सिर्फ गोश्त रिक्वायर थे। तो हमने उस कैरेक्टर को हासिल करने के लिए इसकी बाकी कैरेक्टर को पीछे छोड़ दिए। तो इसी तरह हमारे पास नेचर भी ऑपरेट करती है कि नेचर को जो कैरेक्टर अच्छा लगता है उसको तो वो सिलेक्ट करके ऑर्गेनिज्म के हिस्सा बना देती है और उसी कैरेक्टर को फेवर करती है और उन्हीं ऑर्गेनिज्म को फेवर करके उनकी तादाद में इजाफा करती है। जिस तरह इंसान सिर्फ उन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म के में इजाफा चाहता है जो उसके डिजायरेबल हो, इसी तरह नेचर इन्वायरमेंट के लिहाज से सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगी जिनके कैरेक्टर इन्वायरमेंट के लिहाज से बेस्ट होंगे, बाकी उनको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो जिस तरह एक इंसान ने अपने फायदे के लिए ऑर्गेनिज्म को बदला है, ब्रायलर पहले नेचुरल मुर्गी नहीं है, लेकिन इंसान की जो मुख्य ब्रीडिंग्स मुर्गियों के दरमियान हुई है उसकी वजह से आप कह सकते हैं ये ब्रायलर मुर्गी डेवलप हुई है। तो इंसान ने अपने फायदे के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग करवाई, जैसे म्यूल खच्चर की मिसाल है। अब देखा जाए तो जो घोड़ा है उसके अंदर ताकत है, जो गधा है वो मेहनती है। अब दोनों कैरेक्टर रिक्वायर हैं कि ताकतवर भी कैरेक्टर अच्छा है और मेहनती भी अच्छा है, तो दोनों को मिला के खच्चर बन गया। अब खच्चर के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, वो ताकतवर भी है, वो मेहनती भी है। तो जब एक इंसान अपने फायदे के लिए ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकता है, हालांकि खच्चर कोई नेचुरल ब्रीड नहीं है, ये इंसान ने आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको हासिल कर लिया। तो इसी तरह जब एक इंसान अपने फायदे के लिए ऑर्गेनिज्म को बदल सकता है, तो नेचर भी अपने फायदे के लिए ऑर्गेनिज्म को बदल सकती है बाय द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो ह्यूमन मॉडिफाइड मैनी ऑर्गेनिज्म बाय सिलेक्टिंग इंडिविजुअल विद डिजायरेबल स्टॉक विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक एज ए ब्रीडिंग स्टॉक। यानी इंसान सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग करवाएगा जिसके कैरेक्टर उसको रिक्वायर होंगे। तो आजकल अगर देखा जाए तो इंसान ने काफी, जैसे मैंने ब्रायलर की एग्जांपल दी, खच्चर की एग्जांपल दी, तो ये म्यूल, जिस खच्चर को म्यूल कहते हैं इंग्लिश में, तो ये सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको इंसान ने मॉडिफाई करके बनाया है। तो प्लांट एनिमल दैट वी ग्रो फॉर फूड हैव लिटिल रिजेम्बलेंस। तो देसी मुर्गी को कंपैरिजन अगर आप ब्रायलर के साथ करें तो जमीन आसमान का फर्क है। खच्चर का मुवाजना आप घोड़े और गधे के साथ करें, जमीन आसमान का फर्क है। तो प्लांट एनिमल दैट वी ग्रो फॉर फूड हैव लिटिल रिजेम्बलेंस विद देयर विल्ड वैरायटी। विल्ड वैरायटी जो नेचुरली मौजूद थी, तो इंसान ने जो वैरायटीज बनाई है ब्रीडिंग के जरिए से, वो उनसे काफी ज्यादा आप कह सकते हैं डिफरेंट है, बहुत कम मुमासलत रखती है जो उनकी नेचुरल वैरायटी। हाँ, इंसान जो तब्दीली लेके आता है वो फौरन ही आ जाती है, क्योंकि इंसान सिलेक्शन करके ब्रीडिंग करवाते हैं, तो अगली जनरेशन के अंदर ही वो चेंजेस हमें नजर आ रही होती है। तो दीज चेंजेस आर यूजुअली अचीव विद इन शॉर्ट टाइम। लेकिन जब नेचुरल सिलेक्शन की बात करती है तो नेचुरल सिलेक्शन बहुत लंबे अरसे के ऊपर ऑपरेट करती है। मिलियंस ऑफ ईयर भी बाज केसेस में हो जाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अच्छे कैरेक्टर को सिलेक्ट करके ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट करती जाती है और जब काफ़ी सारे फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो एक नई स्पीशी बन जाती है। तो फर्क क्या है कि डार्विन पॉस्टुलेटेड कि जो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग ओवर स्पैन ऑफ टाइम, जिस तरह इंसान ने ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया अपने फायदे के लिए, इसी तरह नेचर भी सिलेक्ट करके ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करती है और उसी मॉडिफिकेशन से क्या आ रही होती है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ आ रही होती है।
तो पॉपुलेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन तो बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी है कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो और एक ही स्पीशीज से उनका ताल्लुक हो और एक ही जगह सेम जियोग्राफिकल रीजन में रहते हो, एक ही जगह रहते हो, वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। अच्छा, आगे नेचुरल सिलेक्शन की कुछ लिमिटेशन है। तो नेचुरल सिलेक्शन हमेशा उन कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है जो जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, कभी भी उन कैरेक्टर को स्टडी नहीं करेगी या आपका सिलेक्ट नहीं करेगी जो ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था डार्विनिज्म और लामार्क में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि डार्विन ने जितनी भी बातें की हैं उसमें उसने इनहेरिटेंस की बात की है। तो पहली चीज कि नेचर सिर्फ उन कैरेक्टर को स्टडी करे, हम लिमिटेशन का मतलब है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसकी हदूद क्या है, जब वो काम करती है तो कुछ उसके अंदर वो अपनी हदूद के अंदर रहती है, उससे ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सीड नहीं करती। तो आमतौर पे जब भी नेचर सेलेक्ट करती है वो ओनली हेरिटेबल कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है और उन्हीं कैरेक्टर को एम्पलीफाई करेगी, उन्हीं को डिमिनिश। एम्पलीफाई और डिमिनिश से क्या मुराद है कि या तो उसको फेवर करेगी या उसको खत्म कर देगी। जैसे मैंने अभी यहाँ मुर्गियों की मिसाल दी, तो गोश्त अंडे और गोश्त और अंडे, तो ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर चूंकि ये है तो इन ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगी। इन ऑर्गेनिज्म के खत्म करने का मतलब ये है कि इनके जीन्स खत्म हो रहे और अगली जनरेशन में ज्यादातर इस ऑर्गेनिज्म के जीन जा रहे। तो इसका मतलब है ये वाला जो कैरेक्टर है जिसमें डुअल कैरेक्टरिस्टिक है ये एम्पलीफाई हो रहा है और ये वाले जो कैरेक्टर है जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे, खत्म हो रहे। अच्छा, ये बात नोट करने वाली है कि एडॉप्टेशंस जो ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी के दौरान हासिल करता है वो आगे हेरिटेबल नहीं होती। यानी एक ऑर्गेनिज्म ने मेहनत करके जो कोशिश करके अपने आप को किसी भी हवाले से बेहतर बनाया है, अगर वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके जीन्स को इफेक्ट नहीं कर रही तो वो आगे भी इनहेरिटेड नहीं होगी और नेचर उसको सिलेक्ट कभी नहीं करती। एक्वायर्ड कैरेक्टर नेचर के लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, दूसरी चीज कि नेचर जब भी किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करती है वो एक मखसूस इन्वायरमेंट के लिए और मखसूस टाइम के लिए। अगर वो इन्वायरमेंट चेंज हो जाए तो बाज़ दफ़ा वही एडॉप्टेशन जो नेचर ने एक ऑर्गेनिज्म के लिए बेस्ट सिलेक्ट की थी हो सकता है दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर वो काम ना करे, या फिर आप कह सकते हैं दूसरे इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह साबित हो। जैसे छोटी सी मिसाल है गिल्स, इनको बनाया गया है वाटर के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन अगर वही आप मछली खुश्की पे आती है, अब वो जो गिल्स हैं वो हवा से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं और उन्हीं गिल्स की वजह से मछली मरेगी। यानी जब रेस्पिरेशन नहीं होगी तो वही गिल्स जो एक एनवायरनमेंट में मछली को फायदा पहुंचा रहे हैं लेकिन दूसरे एनवायरनमेंट में हो सकता है उन्हीं गिल्स की वजह से, चूंकि वो किसी काम के नहीं उस एनवायरनमेंट में हवा से वो रेस्पिरेशन नहीं ले सकते, हो सकता है जो फिश है उसकी डेथ हो जाए। और टाइमली से मुराद ये है कि हो सकता है कि जिस वक्त नेचर ने उस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया हो वो उस वक्त डिफरेंट एनवायरनमेंट हो, लेकिन जब उसी रीजन के अंदर जब अगली जनरेशन आई हो सकता है वो जो कैरेक्टर है वो उन चेंजेस के लिए ना बना हो जो पहले मौजूद थी। यानी रीजन एक ही है, पहले एनवायरमेंटल चेंजेस कुछ और थी बाद में कुछ और हो गई, तो हमेशा बेशक एक रीजन हो, लेकिन अगर नेचर ने इन चेंजेस के लिए कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट किया है उसी रीजन में अगर वो चेंजेस चेंज हो जाती हैं तो बहरहाल वो हो सकता है कैरेक्टर इन चेंजेस के लिए ना बनाया गया और इन चेंजेस के लिए वो फायदेमंद ना हो। तो हमेशा जो भी एडॉप्टेशन होती है वो एक मखसूस रीजन के लिए होती है और एक मखसूस टाइम के लिए होती है। स्पेसिफिक ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर रीजनल एंड टाइमली। इन्वायरमेंटल फैक्टर वेरी फ्रॉम स्पेस टू स्पेस और टाइम टू टाइम। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो एक जगह और दूसरी जगह के लिहाज से बदलती रहती है, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो मे भी पॉसिबल है कि जो एक एडॉप्टेशन एक सिचुएशन में हेल्पफुल थी दूसरी सिचुएशन में या तो वो बेकार हो जाए या उसके लिए नुकसानदेह हो जाए, डेट्रीमेंटल नुकसानदेह, और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए इन अदर सर्कमस्टांसेस हालात के अंदर। एग्जांपल जैसे हमारे पास बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स बनाए। अब ये एक नई एडॉप्टेशन बैक्टीरिया के अंदर, चूंकि ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन के लिए फायदेमंद थी इस वजह से नेचर ने उस एडॉप्टेशन को सिलेक्ट किया। और आपको पता है कि जितने भी हमारे पास आजकल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये जीन्स जेनेटिकली इनहेरिट हो रहे। यानी कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है एक मखसूस इन्वायरमेंट के अंदर, एक मखसूस जगह के अंदर, एक मखसूस टाइम के अंदर, नेचर उसको सिलेक्ट करती है
और उसकी को एम्पलीफाई भी करती है, उसको आगे भी बढ़ाती है। तो इसी तरह एक्यूमुलेशन ऑफ डिजायरेबल करेक्टर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, नेचर एक ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट करती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी एक्यूमुलेशन से नई स्पीशी बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव करें एज ए एविडेंस, वो कहाँ से लेनी है आप लोगों ने? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से लेनी है। तो ये हमारा डार्विनिज्म से रिलेटेड ओवरऑल आर्टिकल था, जिसमें हमने पहले डार्विनिज्म को सिलेक्ट किया, स्टडी किया, फिर उसके बाद न्यू डार्विनिज्म, फिर उसके एविडेंसेस, और आज हमारे पास सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं वो ख़त्म हो गई है। अगला जो पोर्शन है वो भी जेनेटिक से रिलेटेड है, लेकिन उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।